नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। दोस्तों, इकोनॉमिक्स से रिलेटिव जो मटेरियल है वो कम होने की वजह से बच्चों को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है और इकोनॉमिक्स की जो टेक्निकल भाषा होने की वजह से भी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है किसी भी पेपर में, वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है और इकोनॉमिक्स को तैयार करना थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप लोगों की डिमांड के ऊपर ये वीडियो बन रही है। तो दोस्तों, इन वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखना है और कोशिश करनी है कि अपने कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, जो इकोनॉमी है इसका क्या मतलब है। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, किसी देश की समस्त संपत्ति, या फिर देश का बजट। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थशास्त्र का ही व्यवहारिक पक्ष है। अगर आप लोग देखें, इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक्स का ही प्रैक्टिकल जो वो पार्ट है। इसके अंतर्गत जो इकोनॉमी है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियां की, जैसे कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण या राजस्व आदि शामिल है। दोस्तों, इकोनॉमी के अंदर अगर आप लोग देखें तो उसमें प्रोडक्शन होता है, जैसे कि चीज़ों को पैदा किया जाता है। फिर उन चीज़ों को जो पैदा की गई होती हैं, जैसे कि कच्चे माल से कोई चीज़ें जो बनाई जाती हैं, तो फिर उनका उपभोग होता है, विनिमय होता है, उनको एक्सचेंज किया जाता है, वितरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और राजस्व, रेवेन्यू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इकोनॉमी के अंदर आती हैं। तो अर्थशास्त्र का अगर आप लोग देखें, अर्थ प्लस शास्त्र, अर्थ अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र मतलब जो उसका उसके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो हुआ वो आप लोग, अगर आप लोग इसे सिंपल भाषा में देखें तो अर्थशास्त्र मतलब धन का शास्त्र। तो इस चीज को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है और इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर के साथ जोड़ के अपने डेली लाइफ में जो चीजें होती हैं उनके साथ जोड़ोगे तो इकोनॉमिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो ए ऑप्शन में दिया गया अमीर और गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। दोस्तों, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल सही जवाब है, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी जो क्षेत्र होते हैं इन दोनों को शामिल किया जाता है और दोनों मिलकर डेवलप, जो किसी भी कंट्री, जैसे मान लो इंडिया जो है उसकी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है और इसमें सरकारी क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र भी है। ये दोनों, इंडिया जो भारत है इसके विकास के लिए दोनों ये परस्पर काम करते हैं और सरकारी क्षेत्र यहाँ देश के वंचित वर्ग के कल्याण के उद्देश्य से कार्य करता है। दोस्तों, जो सरकारी सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है, जो वंचित वर्ग होता है उसके कल्याण के लिए कार्य करता है, जबकि जो निजी क्षेत्र होता है इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो बेनिफिट लेना होता है, लाभ कमाना होता है। तो इस तरह से अगर कई बार ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो इंडिया की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। तो इस चीज को आप लोगों ने देख लेना कि वो निजी और सरकारी व्यवस्थाएं जो दोनों उसमें शामिल किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। तो इसमें किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहां पे जो आपके पास सी ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। दोस्तों, जो राष्ट्रीय आय होती है वो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें जो नागरिक होते हैं, किसी देश के जो नागरिक होते हैं उनके द्वारा उत्पादित जो अंतिम वस्तुएं और जो सेवाएं होती हैं उनके मौद्रिक मूल्यों का योग होता है और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। भारत में जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल जो इनकम है, इसकी जो गणना है वो कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसका गठन जो था वो 2 मई 1951 में 2 मई 1951 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इसके संगठन के जो संस्थापक पीसी महालोनविस थे। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी जो अनुमान था वो 1948 से लेकर 1949 में हुआ और कई बार से पूछा जाता है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, किस मंत्रालय के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, तो वो वाणिज्य मंत्र के द्वारा, वाणिज्य
मंत्रालय के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में अधिकांश जो बेरोजगारी है वो किस प्रकार की है? प्रौद्योगिकी, संघर्ष संबंधी या फिर संरचनात्मक? सही जवाब है संरचनात्मक। अब भारत एक जो अब विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, जिसकी अर्थव्यवस्था में लगातार संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। अगर इंडिया का देखें तो इंडिया जो वो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, और डे बाय डे इंडिया जो वो ग्रोथ कर रहा है, और इसमें कंस्ट्रक्शन का बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनका नया निर्माण किया जा रहा है, जो कि अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण तथा नए प्रकार के उद्योगों के आने के कारण यहाँ संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रतिशत जो है वो अधिक हो गया है। दोस्तों अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसके कारण नए 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 प्रकार के जो उद्योग हैं वो भी आ रहे हैं, और इसके कारण संरचनात्मक बेरोजगारी जो है उसका प्रतिशत जो है वो बढ़ रहा है। छिपी बेरोजगारी से क्या मतलब है? बेरोजगार व्यक्तियों से 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से। सी ऑप्शन में किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों छिपी जो बेरोजगारी है उसे प्रछन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसका जो मतलब है वो भी देख लेते हैं। किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना। काम थोड़ा है लेकिन उसमें व्यक्ति जो वो ज़्यादा लगा दिए गए हैं। यदि उस कार्य से कुछ व्यक्तियों को हटा दी जाए तो कुल उत्पादकता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे दोस्तों काम जो है 5 बंदों का है, लेकिन उसमें अगर 10 बंदे लगा दें तो वो आपके पास प्रछन्न बेरोजगारी में ही आता है। और उसमें अगर आप लोग देखें कि कुछ बंदों को हटा भी दें तो तब भी उस काम पे या उसके प्रोडक्शन पे किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस स्थिति में लोग रोजगार में लगे हुए दिखाई तो देते हैं, परंतु वास्तविक रूप में वे बेरोजगार होते हैं, क्योंकि उनकी सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य होती है। इसमें ऐसा तो लगता है कि लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से बेरोजगारी में ही आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 बंदों की जरूरत है और वहाँ पे 10 बंदे लगे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है बेरोजगारी को ही दर्शाता है। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी जिसे कहा जाता है, ये क्या है? गंतव्य आधारित प्रत्यक्ष कर है, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, या फिर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष कर है। दोस्तों बी ऑप्शन आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स है। ये वस्तु एवं सेवा कर जो है वो संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत आता है? तो ये 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ये आया है। और दोस्तों ये व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तुओं के सकल मूल्य वर्धन पर अध्यारोपित किया जाता है। और इसने 1 जुलाई 2017 को जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स जो है, उसका स्थान ले लिया है। यह संपूर्ण देश हेतु एकीकृत एवं एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का निर्माण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वस्तु एवं सेवा कर में क्या शामिल है? तो ए ऑप्शन में केवल केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर, केवल राज्यों के अप्रत्यक्ष कर, केंद्र व राज्य दोनों के अप्रत्यक्ष कर। तो यहां पे भी अगर आप देखें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वस्तु एवं सेवा कर में केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर शामिल किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करवाई जा रही है, तो आप लोगों ने क्वेश्चंस को भी देखना है, उसके ऑप्शन दिए गए हैं, और कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना है। दोस्तों जो जीएसटी है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके इंडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं उनको शामिल किए जाते हैं। और इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष करों में उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क और प्रतिभूति विनिमय कर आदि शामिल है, जो जीएसटी लागू होने के बाद इनको समाप्त कर दिया गया था। जीएसटी के दायरे से पेट्रोलियम उत्पाद, मादक पेय, बिजली और अचल संपत्ति को बाहर रखा गया है। ये भी प्रश्न काफी बार बन जाता है कि जीएसटी के दायरे के अंदर क्या पेट्रोलियम उत्पाद को शामिल किया गया है? तो ये शामिल नहीं किया गया है। मादक या फिर पेय या फिर बिजली या फिर अचल संपत्ति को भी शामिल नहीं किया गया है। गैट का क्या मतलब है? दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन में जिनेवा एग्रीमेंट फॉर द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग ट्रैफिक। तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफस एंड ट्रेड। तो इसका अगर आप लोग हिंदी में देखें, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते से है। इसका नाम 1995 में इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया था। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। संवेदी सूचकांक में वृद्धि का क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन में बॉम्बे शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में वृद्धि, शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर मूल्यों में वृद्धि, बॉम्बे शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी के शेयरों में समग्र मूल्य में वृद्धि,
तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में, संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 30 कंपनियों के शेयर के मूल्य में समग्र वृद्धि से है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग देखें, संवेदी सूचकांक का जो मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी जो सूचीबद्ध, इसमें जो जिनकी लिस्ट बनाई गई है 30 कंपनियां जो है, इनके शेयरों में भी वृद्धि हो जाती है। और ये भी प्रश्न पूछा गया था टेट के एग्जाम में कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनी है, तो 30 कंपनी है। यह व्यक्त करता है कि सूचीबद्ध कंपनियों की समग्र कारोबारी स्थिति कैसी है। बीएसई सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 1978 से लेके 1979 के बीच में रहा है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, मैंने इसमें आप लोगों को बेसिक करवाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।